प्रिय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इस सप्ताह दृष्टि यूट्यूब चैनल पर साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन का प्रसारण नहीं हो सकेगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। किस संस्था के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक आनुवंशिक जीनोम की तुलना में भारतीय सीक्वेंस में 32% आनुवंशिक भिन्नता अद्वितीय है? ऑप्शंस हैं ICMR, CSIR, एम्स दिल्ली या फिर DRDO। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CSIR। CSIR संस्था के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक आनुवंशिक जीनोम की तुलना में भारतीय सीक्वेंस में 32% आनुवंशिक भिन्नता अद्वितीय है। IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और CCMB यानी सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों CSIR की प्रयोगशालाएं हैं। वैश्विक जीनोम डेटा सेटों की तुलना से पता चलता है कि 18,16,257 यानी 32.23% वेरिएंट अद्वितीय थे और केवल भारत से अनुक्रमित नमूनों में पाए गए थे। वर्तमान इंडिजेनोम्स डेटा संसाधन मेंडेलियन विकारों में शामिल वेरिएंट को वर्गीकृत करने और सटीक दवा परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से समकालीन भारतीय आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले आनुवंशिक वेरिएंट का एक संग्रह प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, अजय कुमार ठाकरे, अनूप जोशी या फिर संजय कुमार डोबले। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन पैनल की 24 अक्टूबर की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री सिन्हा भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और पूर्व में यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें जनवरी 2019 में केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय लेखक या फिर लेखिका की पुस्तक को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पेन हेसेल टिल्टमैन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शंस हैं अनीता आनंद, शशि थरूर, कुबेर नाथ राय या फिर हेनरी जेम्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनीता आनंद। अनीता आनंद की पुस्तक को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पेन हेसेल टिल्टमैन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनकी पुस्तक का शीर्षक है द पेशेंट एसेंसर, अ ट्रू टेल ऑफ नरसंहार, बदला और राज। यह पुस्तक 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में पकड़े गए एक युवक की कहानी पर आधारित है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विशेष रूप से ऐतिहासिक सामग्री की गैर फिक्शन बुक के लिए दिया जाता है। इस वर्ष के पुरस्कार के विजेता की घोषणा 26 नवंबर को की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस पर केंद्रित विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। उस पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं कोरोना से बचाव, बाय बाय कोरोना, गो कोरोना गो या फिर सेफ फ्रॉम कोरोना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाय बाय कोरोना। प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित बाय बाय कोरोना नामक दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक का राजभवन लखनऊ में एक समारोह में विमोचन किया गया। पुस्तक में कोरोना वायरस महामारी, इसके लक्षण और सावधानियों के माध्यम से इसकी रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी है। पुस्तक पाठक को डराए बिना घातक महामारी की पेचीदगियों में एक अप्रोच प्रदान करती है। भविष्य में इस पुस्तक का 3D संस्करण बनाने की भी योजना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री राजस्थान के जैसलमेर में फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं दिल्ली पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, CRPF या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू 31 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबे फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह 3 दिन यानी 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान और कर्मी भाग लेंगे और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार्च करेंगे।
फिट इंडिया वॉकेथॉन का उद्देश्य भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय या विभाग ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में शोधकर्ता महिला वैज्ञानिकों के लिए सर्ब पावर योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सर्ब पावर पहल की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए तैयार की गई है। इसे भारतीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान वित्त पोषण कार्यक्रमों में लैंगिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है। यहाँ सर्ब विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सांविधिक निकाय है। यह योजना 35 से 55 वर्ष की आयु की महिला शोधकर्ताओं को लाभान्वित करेगी। इसके तहत प्रतिवर्ष 25 से 75 फेलोशिप प्रदान की जाएगी। साथ ही योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 15,000 रुपए की फेलोशिप मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं शक्ति मित्र, मेरी सहेली, जरा संभल कर या फिर महिला सेफ्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरी सहेली। भारतीय रेलवे ने हाल ही में मेरी सहेली नामक एक अभियान शुरू किया है। यह पहल सभी जोन में महिलाओं की सुरक्षा पर कार्रवाई पर केंद्रित है। रेलवे पुलिस बल में महिला विंग को तैयार किया गया है जो ट्रेन में महिलाओं की समस्या सुनेगी और उसका समाधान भी करेगी। यह आरपीएफ की एक पहल है। यदि कोई संकट कॉल मेरी सहेली पहल के तहत कवर की गई ट्रेन से आती है तो इसकी निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर की जाएगी। आपको बता दें कि मेरी सहेली पहल सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए धरनी पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने धरनी पोर्टल की शुरुआत की है। पोर्टल का उपयोग डिजिटल रूप से भूमि रिकॉर्ड को संग्रहित करने और संपत्ति पंजीकरण के लिए किया जाएगा। इसके बाद संपत्ति पंजीकरण अब मानव इंटरफेस के बिना किया जा सकेगा। इस प्रकार यह भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होगा। अभी के लिए पोर्टल केवल कृषि भूमि को पंजीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया है। पोर्टल को लाने का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना राज्य को भूमि विवाद से मुक्त बनाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, गुजरात या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इस वन में सैकड़ों औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां हैं जिनके उपयोग और महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार वन का विस्तार लगभग 17 एकड़ के क्षेत्र में है, जहां 380 चयनित प्रजातियों के लगभग 5 लाख पौधे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान यानी सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन भी किया। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना यानी ड्रिप के द्वितीय और तृतीय चरण को मंजूरी दी है। इसे किसकी सहायता से पूरा किया जाना है? ऑप्शंस है विश्व बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के द्वितीय और तृतीय चरण को मंजूरी दी है। इन 2 चरणों को विश्व बैंक और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जाना है। इस परियोजना की कुल लागत 10,211 करोड़ रुपए है। इसमें भारत सरकार को 1,024 करोड़ रुपए का योगदान देना है। इन चरणों का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा और परफॉर्मेंस में सुधार करना है। यह परियोजना केंद्रीय जल आयोग के केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए किसकी खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं मूंगफली, इथेनॉल, सरसों या फिर सोयाबीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इथेनॉल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी है। गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त इथेनॉल की कीमतें आगामी गन्ना के सीजन के लिए बढ़ा दी गई हैं। अगला गन्ना सीजन दिसंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि तेल कंपनियों को इथेनॉल की खरीद करते समय परिवहन शुल्क और जीएसटी का भुगतान करना होगा। तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी ईबीपी कार्यक्रम के तहत इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेच रही थी। आपको बता दें कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को 2003 में लॉन्च किया गया था। इथेनॉल गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है। इथेनॉल में ऑक्सीजन के अणु होते हैं। इस चलते इथेनॉल के पेट्रोल में सम्मिश्रण से ईंधन का अधिक पूर्ण दहन संभव हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ अपने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए 400 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं अडानी ग्रुप, टेक महिंद्रा, एसबीआई या फिर रिलायंस ग्रुप। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ दोबारा मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।